थक गए? हाँ, मुझे डायबिटीज है। मुझे भी है। ये लो मेघदूत मधुशून्य, मैं इसे पिछले 20 साल से यूज कर रहा हूँ। ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। अरे वाह। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। ये पहली नज़र में देखने पर एक साधारण सी लड़की की कहानी हो सकती है। ये एक ऐसी लड़की की कहानी हो सकती है जिसका सबसे ज़्यादा जतन अपने चश्मे को अपनी नाक पर टिकाए रखने का हो। ये एक ऐसी लड़की की भी कहानी हो सकती है जिसकी आवाज़ को लेकर कई दफ़ा कई लोगों ने मजाक करने की कोशिश की हो। ये एक ऐसी लड़की की कहानी भी हो सकती है जो अपने घर से ज़रूरी किस्म की बगावत, वैसे बगावतें ज़रूरी ही होती हैं, कर आई हो ताकि वो पत्रकार बन सके। और पत्रकारिता के इसी जुनून के लिए वो कभी नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में बसेरा डालती है और कभी माइक लिए चुनाव की डगर पर चल पड़ती है। ये कहानी उस लड़की की भी हो सकती है जो दुनियादारी के पीछे का चेहरा है, विचार है, मेहनत है। ये कहानी मेरी सहयोगी स्वाति मिश्रा की हो सकती है। लेकिन स्वाति मिश्रा ने भी एक कहानी लिखी है आपके लिए, जैसे वो रोज लिखती हैं और आज 100वीं दफा लिखी है। नमस्ते, मैं हूँ स्वाति और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी। कोरोना की पैदाइश को लेकर चीन और अमेरिका दोनों एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कभी तालिबान हमला करता है अफगान फौज पर, कभी अमेरिका हवाई हमला करता है तालिबान पर। हमें देखने और पढ़ने के लिए आप अपना कीमती समय देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी है। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज हम 100वीं दफ़ा दुनियादारी के परचम तले आपसे मुखातिब हैं। आपसे आखिरी में उस लड़की की कहानी के कुछ हिस्से साझा करेंगे, खुद उसकी ज़बानी साझा करेंगे, क्योंकि ये कहानी एक धमकी की है, ये कहानी एक झगड़े की है, ये कहानी एक उत्पात की है और ये कहानी एक शुरुआत की भी है। शुरुआत में हमने सोचा दुनियादारी एक वीकली प्रोग्राम होगा, फिर लगा हफ्ते में एक दिन के बजाय इसे 5 दिन करना चाहिए और एक दिन अचानक तय हुआ कि आज जाएगा पहला एपिसोड। शुरुआत की वो तारीख थी 3 मार्च, आज तारीख है 22 जुलाई और अब तक का क्या हासिल रहा। YouTube पर दुनियादारी का औसत 6.5 लाख व्यू प्रति एपिसोड से ज़्यादा है। इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ स्टिल काउंटिंग, क्योंकि YouTube पर व्यू बढ़ता रहता है। इसमें फेसबुक और वेबसाइट का व्यू भी जोड़ दें तो दुनियादारी का हर एपिसोड औसतन 10 लाख से ज़्यादा बार देखा जाता है। 1 मिलियन व्यू पर एपिसोड। पिछले 99 एपिसोड में से 17 तो ऐसे हैं जिन्हें YouTube पर ही 10 लाख से ज़्यादा बार देखा गया। ये नंबर सिर्फ एक झलक है आपके अकीदे, आपकी मोहब्बत की। दुनियादारी में हम तमाम देशों की राजनीति, छल कपट, युद्ध, अपराध वगैरह के बारे में रोज़ बताते हैं, लेकिन आज 100वें एपिसोड पे हमने सोचा कि कुछ अलग करते हैं। आज आपको बताते हैं दुनिया की पॉलिटिक्स चलाने वाले कद्दावर लोगों का एक अलग सा पहलू। ऐसे कुछ वाक़ये जब दुनिया के नामी लीडरान ने दिखाई बचकानी हरकतें, कुछ ऐसी हरकतें जो अनजाने में हो गई, कुछ ऐसी जिनके पीछे मंशा भले कूटनीतिक हो लेकिन वो दिखने में हास्यास्पद थी, और कुछ ऐसी जो हुई तो हंसी मजाक में लेकिन भारी पड़ गई। कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो वाकई में निर्दोष सी दिखती थी। किस्सों की इस लिस्ट में पहला नाम है लिंडन बी जॉनसन का। ये जनाब जॉन एफ कैनेडी के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति थे। 1963 में कैनेडी की हत्या के बाद इन्हें राष्ट्रपति बनाया गया। जॉनसन की एक आदत काफ़ी चर्चित थी। कई बार कहीं आते जाते हुए जब उन्हें ज़ोर से पेशाब आती तो वो कार से उतरकर सड़क किनारे ही फारिग हो लेते। एक बार जॉनसन यूं ही सड़क किनारे फारिग होने में लगे थे। उनकी सुरक्षा में तैनात सीक्रेट एजेंट नज़दीक खड़ा था। अचानक हवा चली, छींटे उड़कर उस सीक्रेट एजेंट के पाँव पर गिरने लगे। उसने जॉनसन से कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, आप मेरे पाँव पर पेशाब गिरा रहे हैं। जवाब में जॉनसन बोले, जानता हूँ, ये मेरा विशेषाधिकार है। अब बढ़ते हैं दूसरे किस्से की तरफ। बचपन में आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या कि कोई माइक हाथ लग गया हो और आप उस पर मिनटों तक हेलो, साउंड चेक, हेलो बोलते रहे हो? अब सोचिए, एक देश का राष्ट्रपति है, वो एक माइक पर अपनी आवाज़ जांच रहा है। इस दौरान वो एक बचकानी सी बात बोल जाता है, ये सोचकर कि ये रिकॉर्डिंग बाहर तो जाएगी नहीं,
लेकिन गलती से वो रिकॉर्डिंग लीक हो जाती है और इस लीक के कारण पैदा होता है एक डिप्लोमेटिक संकट। ये बचकानापन किया था अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने। वो 1981 से 1989 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। लेकिन ये वाकया कब का है? अगस्त 1984 का। उन दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति हर हफ्ते रेडियो संदेश दिया करते थे। ऐसे में एक हफ्ते हुआ क्या कि रेडियो ब्रॉडकास्ट रिकॉर्ड करने से पहले रीगन माइक टेस्टिंग कर रहे थे और टेस्टिंग के दौरान वो क्या बोले? मेरे प्यारे अमेरिका वासियों, मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 5 मिनट के भीतर हम रूस पर बम गिराना शुरू कर देंगे। रीगन ने ये लाइन मजाक में कही थी। आधिकारिक रेडियो ब्रॉडकास्ट में भी इस पंक्ति को शामिल नहीं किया गया, लेकिन ऐसे मौकों पर कही गई राष्ट्रपति की हर लाइन रिकॉर्ड का हिस्सा होती है। यही रिकॉर्ड हाथ लग गया मीडिया के। न्यूयॉर्क टाइम्स समेत कई अखबारों ने यह खबर छाप भी दी। सोवियत खूब बिफरा, पूरा रीगन प्रशासन बचाव में आ गया। इस प्रकरण के कारण महीनों से चल रही सोवियत अमेरिकी वार्ता का अगले कुछ दिनों तक बेड़ा गर्क रहा। अब बढ़ते हैं तीसरे किस्से की तरफ। ये वाकया रूस से जुड़ा है। यहाँ राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। उनके बचकानेपन का किस्सा सुनिए, काफी चर्चित है। हुआ ये कि 2007 में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल पहुंची रूस के दौरे पर। यहाँ पुतिन के घर में दोनों लीडर्स की मीटिंग रखी गई। दोनों एक कमरे में बैठकर बात कर रहे थे। अचानक पुतिन का स्टाफ वहां लेकर पहुंचा एक कुत्ता, काले रंग का लेब्राडोर। पुतिन का कुत्ता नाम कोनी। जैसे कोनी कमरे में आया, डर के मारे मर्केल का चेहरा सफेद पड़ गया। क्यों? क्योंकि मर्केल को कुत्तों से बहुत डर लगता है। चुटपन में एक कुत्ते ने उन्हें काट लिया था। उसके बाद से ही मर्केल के मन में कुत्तों का खौफ बैठ गया। मर्केल जब किसी विदेशी दौरे पर जाती हैं, तब उनका स्टाफ मेजबान देश को एडवांस में ही ये बता देता है। जर्मन विदेश विभाग ने रूस को भी ये बताया था। शायद इसीलिए मीटिंग रूम में कुत्ता बुलाकर मर्केल को डराने की ये खुराफात पुतिन को सूझी। मीटिंग रूम में पहुंचा कोनी मर्केल को सूंघता रहा। डरी हुई मर्केल हाथ से इशारा करके कोनी को दूर करने की कोशिश करती रही और पुतिन क्या करते रहे? पास बैठकर क्रूरता से मुस्कुराते रहे। कुछ मिनटों बाद पुतिन ने जैसे जीभ चढ़ाते हुए मर्केल से कहा, काटेगा नहीं। नाराज मर्केल ने ताना दिया, हाँ ये तो पत्रकारों को खाता है ना। मीटिंग के बाद मर्केल ने मीडिया से भी कहा, क्या? मैं समझती हूँ कि उन्हें ये सब क्यों करना पड़ा। ऐसा करके शायद वो अपनी मर्दानगी साबित करना चाहते थे। उनके पास करने को बस यही बचा है। दुरुस्त कहा मर्केल ने। बढ़ते हैं चौथे किस्से की तरफ। ये जिम्बाब्वे से है। यहाँ राष्ट्रपति थे रॉबर्ट मुगाबे। 37 साल सत्ता में रहे। जितने जबराट उतने ही विवादित। फरवरी 2015 की बात है। मुगाबे एक प्रोग्राम में पहुंचे। मंच पर चढ़कर भाषण देने के बाद वो पोडियम से उतर रहे थे। इस दौरान उनका पांव लड़खड़ाया और गिर गए। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें सहारा देकर उठाया। ये पूरा वाकया वहां मौजूद कैमरों में कैद हो गया। अब हो गया तो हो गया, कोई हंसा तो नहीं था। 90 साल के बुजुर्ग के फिसलने पर कोई मूर्ख ही हंसेगा। लेकिन इसके बाद मुगाबे ने कुछ ऐसा किया कि खुद ही अपनी हंसी उड़वा ली। मुगाबे बोले, मैं तो गिरा ही नहीं था। उनके सूचना मंत्री जोनाथन मोयो बोले, राष्ट्रपति के फिसलने का तो कोई सबूत ही नहीं है। पता चला मुगाबे सरकार के इस कॉन्फिडेंस की वजह यह थी कि उन्होंने मौके पर मौजूद कई फोटोग्राफर से जबरन इस मूवमेंट की तस्वीरें डिलीट करवाई थी। हालांकि सारी फोटो डिलीट नहीं करवा सके। इसके बाद मुगाबे की हंसी उड़ी। ट्विटर पर हैशटैग चल निकला, मुगाबे फॉल्स। लोगों ने इतने मीम बनाए कि पूछिए मत। 5वें नंबर के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत मजेदार है। इस कहानी में 2 लोग हैं। एक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, दूसरे फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी। ये वाकया है साल 2011 का। उस बरस फ्रांस में G20 सम्मेलन हुआ। ओबामा भी पहुंचे। सम्मेलन में ओबामा और सरकोजी की कुर्सियां अगल बगल थी। जब भी ब्रेक होता तो दोनों कुर्सी को पास खिसकाकर आपस में बात करने लगते। ऐसी एक बातचीत में दोनों के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का जिक्र छिड़ा। सरकोजी ने धीमी आवाज में ओबामा से कहा, वो नेतन्याहू तो बड़ा झूठा है, मैं तो बिल्कुल नहीं झेल सकता उसको। ये सुनकर ओबामा को भी अपना दर्द याद आया। वो बोले, मेरा सोचिए, मेरा तो आपसे कहीं ज्यादा साबका पड़ता है उसके साथ। सरकोजी और ओबामा को रत्ती भर इल्म नहीं था कि उनके ब्लेजर में टका माइक्रोफोन ऑन रह गया है। इस चूक के कारण उनकी ये प्राइवेट चुगली हेडफोन लगाकर बैठे कुछ फ्रेंच पत्रकारों के कान में पहुंची। उन्होंने जो सुना छाप दिया। ओबामा और नेतन्याहू में पहले से टेंशन चल रही थी। इस वाकये के बाद दोनों और खार खाने लगे। अब बढ़ते हैं 6वें किस्से की तरफ। ये कहानी है यूक्रेन से। यहाँ की संसद को समझ लीजिए लड़ाई का अखाड़ा। नेताओं का एक दूसरे को घूसा दिखाना, मुट्ठियां भींचना, चिल्लम चिल्ली, ये तो बहुत आम है। और इसी से जुड़ा है एक चर्चित वाकया। ये बात 2015 की है। यूक्रेन में संसद का सत्र चल रहा था। प्रधानमंत्री अर्सेनिये यात्सेन्युक अपनी सीट पर खड़े होकर किसी सवाल का जवाब दे रहे थे। उनके एक जवाब पर एक विपक्षी सांसद ओलेग बर्ना, उनको गुस्सा आ गया।
ओलेग के बगल में बैठे एक सांसद का जन्मदिन था उस दिन। कुछ सांसदों ने बधाई देते हुए उन्हें लाल गुलाब का गुलदस्ता दिया था। ओलेग ने चुपके से वो गुलदस्ता उठाया और पीएम की तरफ बढ़े। पीएम ने सोचा बंदा खुश होकर गुलदस्ता देने आ रहा है। उन्होंने खुशी खुशी हाथ बढ़ाकर गुलदस्ता लिया, लेकिन ओलेग का इरादा कुछ और था। उन्होंने धप्पा देते हुए प्रधानमंत्री की जांघों के बीच में हाथ डाला और उन्हें गोद में उठाने लगे। ओलेग चाहते थे प्रधानमंत्री को उठाकर संसद से बाहर फेंक दें। इतने में प्रधानमंत्री के समर्थक सांसद उन्हें बचाने वहां पहुंच गए। ओलेग के साथी भी आगे आए। फिर दोनों गुटों ने कार्टूनों की तरह एक दूसरे से हाथापाई की। अगले किस्से की तरफ बढ़ते हैं। 7वां नाम है जॉन फोर्ब्स कैरी का। जॉन फोर्ब्स कैरी 2013 से 2017 तक अमेरिका के विदेश मंत्री रहे। जॉन कैरी की एक कमजोरी थी, उन्हें डोनट्स बहुत पसंद थे। अब आप पूछेंगे ये डोनट्स क्या है? ज़्यादातर विद्वानों को तो पता होगा, जिनको नहीं पता बता देते हैं। जो हमारे आपके घरों में और बढ़िया हलवाई लोग बालूशाही बनाते हैं ना, उसी का इंग्लिश पिक्चर नाम डोनट्स है और कुछ भी नहीं है। वही मैदा है, वही चीनी है। बालूशाही बढ़िया बनी हो, थोड़ा सा खस्तापन हो तो ज़्यादा अच्छी होती है। बाकी क्या है, खूब उस पर ऊपर छिड़क दो चीज़ें, चॉकलेट बुरक दो और दूसरी 2-4 चीज़ें बुरका दो, सब धीम झाम है। असली चीज़ बालूशाही है। आगे बढ़ते हैं। कैरी को डोनट्स पसंद थे, वो भी खास डंकिन डोनट्स। ये डंकिन डोनट्स एक अमेरिकी कंपनी है। इनकी दुकानें दुनिया भर में मिलेंगी। कहते हैं कि जॉन कैरी जब भी किसी विदेशी दौरे पर जाते तो सबसे पहले खोजते डंकिन डोनट्स की दुकान। वहाँ पहुँचकर पेट भर डोनट्स खाते, फिर पोटरी बांधकर थोड़े से डोनट्स साथ भी ले जाते। विदेश यात्राओं के दौरान अक्सर वो अपने ट्विटर हैंडल से डंकिन डोनट्स की दुकानों की फोटो पोस्ट करते थे। और तो और ये उन्हीं का डोनट प्रेम था कि 2015 में अमेरिकी विदेश विभाग की इमारत के भीतर डंकिन डोनट्स का एक छोटा सा स्टॉल भी खोल दिया गया। ये डोनट्स की कहानी सुनाते सुनाते मुझे एक नेता और याद आ गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न। वाजपेयी जी का मालपुओं के लिए प्रेम जगत विख्यात था। मालपुए कितने सही होते हैं, एकदम कुरकुरे करारे से चाशनी में लिपटे हुए, और ये मौसम भी कुरकुरी करारी चीज़ें खाने का है, तो मालपुए खाइए। लल्लन टॉप की दुनियादारी का 100वां एपिसोड भी है, तो जश्न की एक वजह भी है। मैं भी जाता हूँ, बर्तन खड़काऊंगा कुछ चौके में, देखूंगा कि आज किस मीठे का इंतज़ार हमारी जीभ कर रही है। आपके हिस्से का कौर भी लूंगा। आगे बढ़ते हैं अगले किस्से की तरफ। 8वें नंबर पर आखिरी एंट्री एक बार फिर से पुतिन की। पुतिन अपने बर्ताव के लिए बड़े कुख्यात हैं। कहते हैं कि उनकी किसी वर्ल्ड लीडर से पटती नहीं, और नहीं पटती या पटती है ये समझने का एक सिंपल सा तरीका भी है। आपको बस ये देखना है कि पुतिन मीटिंग में टाइम पर पहुंचे कि नहीं। अगर टाइम से पहुंचे मतलब दोस्ताना रिश्ते, अगर लेट आए मतलब खुन्नस। जितनी लेट उतनी ज़्यादा खुन्नस। पुतिन की इस बचकानी आदत से ये किस्सा जुड़ा है। क्या है किस्सा? बात मार्च 2020 की है। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान बड़ी हड़बड़ी में रूस पहुंचे। इसके पीछे था सीरिया में हुआ ये घटनाक्रम। 27 फरवरी को रूस ने वहां कुछ हवाई हमले किए। इसमें तुर्की के 36 सैनिक मारे गए। पहले तो तैश में आकर एर्दोगान ने बदला लेने की धमकी दी। फिर उन्हें समझ में आया कि बदला लेने का मतलब रूस से युद्ध करना है। रूस से सीधे भिड़ने की स्थिति में वो थे नहीं। ऐसे में उन्होंने सोचा कि पुतिन से मिलकर अपनी बात रखता हूँ। इसी चक्कर में वो मॉस्को पहुंचे। यहाँ उन्हें क्रेमलिन में मीटिंग के लिए बुलाया गया। तय समय पर एर्दोगान और उनका डेलीगेशन क्रेमलिन पहुंचा। उनसे कहा गया मीटिंग रूम के बाहर इंतजार करिए। एर्दोगान खड़े होकर इंतजार करने लगे। खड़े खड़े जब उनके पांव दुख गए तो वो एक कुर्सी पर बैठ गए। तब तक रूस की सरकारी मीडिया भी एर्दोगान के मजे लेने वहां पहुंच गई थी। उन्होंने एर्दोगान का वीडियो बनाया और बाकायदा टाइमर लगाकर वीडियो टीवी पर चलाया। बिन बुलाए मॉस्को गए एर्दोगान की इस बेइज्जती पर वॉशिंगटन पोस्ट ने एक दिलचस्प कॉलम लिखा। क्या लिखा? शायद अब एर्दोगान को तुर्की डिप्लोमेसी में चर्चित एक कहावत हमेशा याद रहेगी। वहाँ कहते हैं कि अगर मिडिल ईस्ट के किसी अहम भोज में आप ना बुलाए जाएं तो मेन्यू चेक करिए, शायद आपका नाम वहां पर मिले। ये 8 किस्से जाते जाते एक पोस्ट स्क्रिप्ट, एक छोटा सा किस्सा और नत्थी कर देते हैं। जैसे हमारे छुटपन में चाय के डब्बों के साथ वो मग मिलता था ना फ्री में, और मग का लालच ज़्यादा रहता था, वैसे ये किस्सा नत्थी है 8 किस्सों के साथ। और ये किस्सा उसके बारे में है जिससे हमारे टीवी चैनल बहुत खुराक पाते हैं। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन, जो सबको परमाणु युद्ध की धमकी देते हैं। जून के महीने में उन्होंने सैकड़ों गुब्बारे तैयार करवाए। फिर इनके अंदर भरी गई पर्चियां, उनमें नफरत भरी चीजें लिखी थी। कूड़ा कचरा भरा गया, सिगरेट के जले हुए हिस्से भरे गए। फिर इन गुब्बारों को दक्षिण कोरिया के आसमान की तरफ छोड़ दिया गया। एक क्रूर तानाशाह ने पड़ोस के एक्टिविस्ट द्वारा भेजी जाने वाली आलोचनाओं के जवाब में ये तरीका चुना था। कितना पेचीदा होता है इंसान का दिमाग। यह था दुनियादारी का 100वां एपिसोड। इतने कम वक्त में आपने शो को इतना प्यार दिया,
इस भरोसे और प्यार के लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। अभी एक खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपका इंतज़ार कर रहा है। ये इंटरव्यू किया है आपके होस्ट सौरभ द्विवेदी ने, और इंटरव्यू किसका किया है? दुनियादारी की प्रोड्यूसर स्वाति मिश्रा का। देखिए, चलिए सुनते हैं क्या है स्वाति मिश्रा के जवाब। तो स्वाति जी, आप अक्सर इंटरव्यू करती हैं, लेकिन आज आपका इंटरव्यू हो रहा है। बहुत बधाई दुनियादारी के लिए आपको, हमें और दुनियादारी के सारे दर्शकों को। ये बताइए कि एक दुनियादारी का एपिसोड कैसे तैयार होता है, सुबह से लेकर शाम तक का प्रोसेस अगर आप बता सकें हमारे दर्शकों को। सर, सबसे पहले आपको भी बधाई 100 एपिसोड पूरे होने की। तुम सर कह रही हो, फिर आधे लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ये सरसरा क्यों रहे हैं, सर कल्चर चलवाते हैं सौरभ द्विवेदी। नहीं है, मेरे ख्याल से तो अपने मन से होता है कि आप किसको क्या संबोधित करना चाहते हैं। आपने कई बार हमें बोला है कि मुझे सौरभ बुलाओ, लेकिन निकल नहीं पाता है मुंह से। जी बताइए। तो प्रोसेस तो सबसे पहले सुबह 7:30 बजे के करीब सारे जो अखबार हैं बड़े बड़े बाहर के, उनको छाना जाता है कि कौन क्या कौन से है, अखबार? क्या ये न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, गार्जियन टाइप के अखबार? जी सर, न्यूयॉर्क टाइम्स हुआ, वॉशिंगटन पोस्ट है, इकोनॉमिस्ट है, उसमें भी अपडेट्स आती हैं, गार्डियन है, अल जजीरा है, एक इसके अलावा स्पीगल भी है, और ये सारे सोर्सेज नहीं बताने हैं, सारे सोर्सेज नहीं बताने हैं। अच्छा सर। तो अखबारों को स्कैन करती हैं आप सुबह सवेरे, उसके बाद उसमें से ढूंढा जाता है कि हमारे दर्शकों की रुचि के हिसाब से और कौन सा ऐसा मसला है जो हमें लगता है कि उनको जानना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड इवेंट के हिसाब से या जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से, या इंडिया सेंटरिक कुछ इंटरेस्ट है, तो उस हिसाब से खबरों को फिल्टर करते हैं और फिर उस पर काम शुरू होता है। होते होते आपके पास कितने बजे? आपके पास 4:30 बजे तक, 4:30 तक आपके पास स्क्रिप्ट जाती है। स्वाति जी, मैंने अपने आज के जी, उसके बाद शूट होता है, फिर एडिट होता है, वो तो क्या रेगुलर प्रोसेस है। मैं आपके हिस्से का तो सुबह 7:30 बजे से काम शुरू होता है और मेरे ख्याल से रात के 9 बजे तक चलता रहता है, जब तक वो पब्लिश नहीं हो जाता, क्योंकि तब भी कई बार हमारी आपकी बात होती है कि भाई इसका थंब ये रखो, टाइटल ये रखो। जी सर, वो जब तक वो पब्लिश होने के बाद वो कैसा परफॉर्म कर रहा है शुरुआत में, तब तक वो चलता रहता है प्रोसेस। 15 घंटे की नौकरी हो रही है तुम्हारी? नहीं, नौकरी नहीं है, मतलब वो इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है आपका भी, तो इस हिसाब से तो आप 24 घंटे काम करते हैं। ये बताइए स्वाति जी कि ये दुनियादारी शुरू कैसे हुआ, क्योंकि मैंने दर्शकों को आज की दुनियादारी की शुरुआत में कहा कि ये झगड़ों की, धमकियों की, शुरुआत की, फरियाद की कहानी है। क्या हुआ था? हुआ ये था कि एक लंबा चौड़ा प्रोसेस हुआ था। आपने कहा था कि शुरू करते हैं एक इंटरनेशनल शो। आप कब से तैयारी कर रही थी इस शो की? सर, आपने बहुत लंबा समय दिया पहले। अरे हमको छोड़ दीजिए, हम नहीं है कहीं तस्वीर में। महाराष्ट्र चुनाव के बाद से? हाँ, उसके बाद आपने बोल दिया था और मैंने काफी पर्याप्त गोली दी थी। पहले प्रपोजल में लटकाया, आपने कहा प्लान बना के दो, फिर प्रपोजल हुआ, फिर आप इतनी फेकैती मारी गई थी उस प्रपोजल में, फिर आपने कहा डिटेल लेके आओ। मतलब इसी तरीके से लंबा खिंचता गया और एक दिन आप आए ऑफिस, मैं कुछ कर रही थी और आपने कहा स्वाति जी आज पहला एपिसोड जाएगा, और मैं निश्चित बैठी थी कि अभी तो प्रपोजल होना है, जाना है, उसमें सर कुछ बताएंगे और बहुत कुछ होगा। लेकिन आपने कहा नहीं, आज जितने भी बजे तक हो आप ये करिए, और भले तस्वीर वस्वीर ना लगे, एडिटिंग ना हो ढंग से, लेकिन आज जाएगा तो जाएगा, और बस वो शुरू हो गया था। स्वाति जी, मुझे बहुत खुशी है कि आपने मेरे कहे का मान रखा, और दुनियादारी आज की तारीख में लल्लन टॉप का सबसे सफल कार्यक्रम है। और मैं जब भी दर्शकों से बात करता हूँ तो किताब वाला, पॉलिटिकल किस्से और शो के साथ इसका बार बार जिक्र आता है। आपके पास भी कोई फीडबैक आता है?
सर कमेंट्स आते हैं कई बार, लोग इतने क्यूट होते हैं, इतने स्वीट एक्ट होता है कि लोग ट्विटर पर टैग करते हैं और फिर वो तारीफ करके जाते हैं, या कमेंट में भी मतलब अच्छे रिस्पॉन्सेज होते हैं, काफी बहुत कम होते हैं कि नेगेटिव होते हैं। कई बार कोई कोई गलती होती है तो भी बहुत ताने वाले अंदाज में नहीं होता, कोई चूक होती है तो लोग जैसे चुपके से बता रहे हो वहां लिख के कि ये गलत चला गया है, ये ठीक कर लीजिए। बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। क्या जुड़ा आपके जीवन में, मतलब ये तयशुदा सवाल नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ, मतलब कुछ फर्क आया आपको लगता है प्रोफेशनली, दुनियादारी आप रोज प्रोड्यूस कर रही हैं, लिख रही हैं उससे, या पहले जैसा है कुछ? नहीं सर, एक लर्निंग का प्रोसेस है। मतलब काफी सारी चीजें एथिकल सेंस से, या लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। बाहर जब आप किसी की रिपोर्ट पढ़ते हैं, आप अपने साथ कुछ लेके आते हैं। जैसे मैं खलीफा अफ्तार का एक इंटरव्यू, मतलब एक उनकी प्रोफाइल पढ़ रही थी टाइम्स पे, टाइम मैगजीन पे। तो उसमें आखिर में ये लिखा था कि हमने तो लिख दिया प्रोफाइल, लेकिन अगर आपको सच में अच्छी चीज पढ़नी है ना, तो आप न्यूयॉर्कर का एक लिंक दिया हुआ था न्यूयॉर्कर का, और लिखा था कि आप ये पढ़िए क्योंकि पॉलिटिकल प्रोफाइल न्यूयॉर्कर से अच्छा कोई नहीं करता। तो ये भी एक लर्निंग है कि कितने एथिक्स हैं कि आप अपने कॉम्पिटिटर को का लिंक दे रहे हैं, और सिर्फ लिंक नहीं दे रहे हैं, आप तारीफ कर रहे हैं। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो इस प्रोसेस में सीखी। और पढ़ने को, मतलब मुझे पहले भी थोड़ा पढ़ती थी, नजर रखती थी, बट अब तो मुझे इंडिया से ज्यादा बाहर के बारे में पता होता है। मतलब मैंने लगातार हर दिन हर टॉपिक को, जब भी एक टॉपिक किया उसके बारे में पढ़ा, तो वो पूरा प्रोसेस, वो मतलब इतने सारे उसकी हिस्ट्री, सब कुछ मैंने भी सीखा है। तो ये बहुत एनरिचिंग है। स्वाति जी, एक बार फिर से आपको बहुत बधाई। दुनियादारी के 100 एपिसोड पूरे हुए, आपको बधाई, आपकी बिल्लियों को बधाई। एक आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप बिहार की बेटी हैं और वहां पर चुनाव होने वाले हैं, तो क्या आपको हम रिपोर्टिंग के मैदान पर देखेंगे जैसे लोकसभा चुनाव में देखा था, या कुछ दूसरे चुनावों के दौरान? सर मेरी तो बहुत इच्छा है, मैं तो बिल्कुल ही तैयार हूँ। आप जिस दिन प्रोग्राम सेट होगा और हमें जाने को कहा जाएगा फील्ड में, मैं एकदम पूरी उसके साथ तैयार रहूंगी। और सर एक बार खत्म होने से पहले ना, मुझे 2-3 लोगों का भी नाम लेना है जिनका चेहरा वो भी इस टीम का हिस्सा है। दुनियादारी के पीछे जो भी सक्सेस है उसमें वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे रजत है जो क्रिएटिव हेड है, और राधे जी जो इसे एडिट करते हैं, और मतलब कितना भी कुछ ग्लिच हो वीडियो या इनसे रिलेटेड, या कोई रिक्वेस्ट हो तो तुरंत उसको कर देते हैं। विनीत भी काफी समय तक हमारे साथ थे, तो उनका भी नाम है। इसके अलावा आदित्य, वो भी बहुत मेहनत करते हैं, वो भी बहुत हेल्प करते हैं। और हमारे साथ एक इंटर्न है प्रणव, उनका भी, वो भी इनपुट देते हैं इसमें। तो ये पूरी टीम है। और अमितेश जो कैमरा करते हैं ऑफ कोर्स। जी, और जो भी इस वीडियो को एडिट करें, मेरी उनसे गुजारिश है कि जितने भी नामों का जिक्र आ रहा है उनकी तस्वीरें भी लगा दें, ताकि हमारे दर्शकों को, जो हमारी ताकत है, हमारा संबल है, हमारे होने की एक अहम वजह है, उन्हें पता चले कि ये सिर्फ एक नाम नहीं है। ये लल्लन टॉप की वो टीम है जो रात दिन मेहनत करती है ताकि आपके पास, आपकी जबान में सबसे अच्छा कंटेंट आए। मैं बार बार कहता हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ, आपको सिर्फ कुछ चेहरे नजर आते हैं, लेकिन जो भी प्रोग्राम आपके पास पहुंचता है उसमें कई लोगों की, पूरी लल्लन टॉप टीम की मेहनत होती है। और इसीलिए मैंने स्वाति जी से ये गुजारिश की कि आज वो आपके सामने आए और अपने मन की बात रखें। बहुत शुक्रिया स्वाति जी आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। बड़े मौके पर, और मैं दर्शकों को ये भरोसा भी दिला दूं कि स्वाति जी और दूसरे कई साथी दुनियादारी को और समृद्ध करने के लिए और दुनिया से जुड़ी कई और सीरीज को आपके सामने लाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ऐसी ही एक सीरीज जिसका मैं, चूंकि आज 100वां एपिसोड है तो अनाउंसमेंट भी कर देता हूं, ऐसी एक सीरीज है तानाशाह। जल्द ही आपको इसके और ब्यौरे मिलेंगे, और हमें उम्मीद है कि 15-20 एपिसोड की इस सीरीज को भी आपका भरपूर प्यार मिलेगा। शुक्रिया। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और इस प्रोग्राम के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कमियां हैं तो हमें बताइए, और अच्छा लगे तो पूरी दुनिया को बताइए इस दुनियादारी के बारे में।